Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic of discussion is hematology. आज हम बात करेंगे कि आखिर हेमाटोलॉजी है क्या, हेमाटोलॉजी कहते किसको हैं, ये किस चीज़ से ड्राइव हुआ, इसमें क्या डिस्कशन की जाती है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ हेमाटोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेमाटोलॉजी वर्ड ड्राइव कहाँ से हुआ था, डेरिवेशन इसकी क्या है। तो हेमाटोलॉजी जो है इट ड्राइव फ्रॉम अ वर्ड हीम विच मीन्स आयरन कंटेनिंग। एक ऐसे कंपोनेंट, ऐसा कोई कंपाउंड जिसने आयरन को कंटेन किया हुआ है, उसको हम हीम बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हीम बोल रहे हैं उसको हम बोलेंगे, लाइक हमने कहा कि स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमाटोलॉजी। वो मेडिकेटेड टर्म जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं, हम ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से सेल्स होते हैं, उसके बाद इसकी कितनी परसेंटेज है, इसमें फ्लूइड कितना है, वट। तो सब डिस्कशन जो है वो हम किस चीज़ में करते हैं, हेमाटोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास हमारी बॉडी में, यानी कि बॉडी में जो कितना टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो 2 टाइप ऑफ फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज़ लिम्फ एंड द सेकेंड वन इज़ ब्लड। तो क्योंकि हम हेमाटोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है इट सर्कुलेट्स इन ब्लड वेसल्स, ये बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में हमारी सर्कुलेट कर रहा होता है। व्हेनेवर ए टिश्यू इज़ इंजर्ड ए टिश्यू फैक्टर और टीयर इज़ रिलीज्ड। जब भी, अब होता क्या है कि जस्ट सपोज से कोई इंजरी हो गई है, राइट, जस्ट सपोज एक्सीडेंट के रिज़ल्ट में एक इंजरी होती है और उस इंजरी में जो टिश्यू फैक्टर और जो टीयर रिलीज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि उसकी बात कर रहे हैं, तो टीयर फैक्टर या फिर एक टीयर या फिर टिश्यू फैक्टर जब वो रिलीज़ होगा, वो जो टीयर या फिर टिश्यू फैक्टर जो रिलीज़ हो रहा था, अब वो क्या करेगा कि वो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट को स्टार्ट कर देगा, इनिशिएट कर देगा, बाय विच ब्लड क्लोट्स, जिसके रिज़ल्ट में ब्लड जो है वो क्लोटिंग स्टार्ट होगी। अब ऐसा नहीं होता, मैं आपको सिंपल बताऊँगा कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक इंजरी हुई है तो उसके रिज़ल्ट में ब्लड खुद ही जो है वो क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं होता। हमारे ऐसे मतलब ब्रेन को मैसेज गया और उसने कहा भाई क्लॉटिंग कर दो, ऐसे कैसे कह सकते हैं, बस उसने कहा और हो गया, ऐसा तो नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि जैसे ही इंजरी होती है हमारे ब्रेन तक मैसेज आता है, उसके रिज़ल्ट में वहाँ पे अब देखें जब एक टीयर या फिर हमने कहा था कि जब टिश्यू फैक्टर रिलीज़ हुआ था, इस रिलीज़ होने के बाद से क्या हुआ, ब्रेन तक मैसेज गया और फर्दर जो है वो सारी जो है फॉर्मेलिटीज़ जो है ब्रेन ने परफॉर्म की और उसके बाद जो है वो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होती है, ऐसे वैसे नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इट एक्सेलरेट्स ब्लड क्लॉटिंग। सिंपल वर्ड्स में हमने कहा कि एक टिश्यू फैक्टर और जो टीयर होता है जो इंजरी के रिज़ल्ट में रिलीज़ होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग को एक्सेलरेट करता है। सेवरल अदर फैक्टर्स आर आल्सो इन्वॉल्व। बिल्कुल, मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात कि सिर्फ ज़रूरी यही नहीं है कि अगर यहाँ पे टिश्यू फैक्टर और टीयर मेंशन किया है तो सिर्फ वही इन्वॉल्व करते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे और भी फैक्टर्स जो हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर, इस सारे काम में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ ब्लड, द ब्लड शुड नॉट कोएगुलेट्स, सो वी ऐड एंटी कोएगुलेंट इन ब्लड। दिस स्टॉप्स क्लॉटिंग प्रोसेस। अच्छा जी, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हेमाटोलॉजी के बारे में, ये कोई बोर्ड के अंदर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आता है कि आप जो है वो हेमाटोलॉजी का इंट्रोडक्शन दें। लेकिन फिर भी अगर आप हेमाटोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप हेमाटोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए, जो कि आज मेरा वीडियो है कि हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कोएगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स क्या हैं, ब्लड क्लॉटिंग कब होती है, कब ब्लड क्लॉट जो है वो नहीं होता, हेमाटोलॉजी बेसिकली स्टडी किसकी करते हैं, तो ये सब मालूम होना चाहिए। तो इसमें बता रहे हैं कि जब हम ब्लड को स्टडी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड कोएगुलेट ना करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको कोई भी इंजरी होती है तो उसके रिजल्ट में जब ब्लड निकलता है तो फ़ौरन से ब्लड क्लॉटिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो जब हम ब्लड की स्टडी कर रहे होते हैं, लैब्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट जो हैं या फिर लैब टेक्नीशियन जो है स्टडी करते हैं, तो उसमें जो है ज़रूरी होता है कि ब्लड जो है वो कोएगुलेट ना करे। इसीलिए हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, एंटी कोएगुलेंट ऐड कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एंटी कोएगुलेंट के ऐड करने से क्या होता है कि ब्लड कोएगुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। आफ्टर एडिशन ऑफ एंटी कोएगुलेंट ब्लड सेपरेट्स इनटू। अच्छा जी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना है फ़ौरन से, बगैर मेरा अगला पॉइंट समझे सुने, कि जब हमने एंटी कोएगुलेंट डाल दिया है ब्लड के अंदर,
तो उसके बाद ब्लड जो है वो सेपरेट हो जाता है। किन दो चीज़ों में वो सेपरेट हो जाता है? तो ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है फ़ौरन मुझे जो है वो कमेंट करना है, ताकि मालूम हो कि कितने लोगों को ये बात पॉइंट जो है पता है। ठीक है, तो चलिए जी, अब मैं बता देती हूँ आपको कि ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट डालने के बाद वो सेपरेट हो जाता है येल्विश लिक्विड पोर्शन, यानी कि जिसको हम ट्रांसपेरेंट पार्ट भी बोलते हैं ब्लड का, उसके अंदर। ठीक है, अब इस ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और ये ब्लड का 55% होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जो उसका पोर्शन होता है एंटीकोगुलेशन के बाद, तो वो होता है रेड पोर्शन इन कलर, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं जो कि 45% होते हैं, उसके अंदर जो है ये दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है रेड पोर्शन। ठीक हो गया, इसके अंदर वो डिवाइड हो गया। इफ़ वी डू नॉट ऐड एंटीकोगुलेंट्स देन अगेन द ब्लड विल क्लॉट एंड वन प्रोटीन फिब्रिनोजेन और विल बी यूज टू मेक ब्लड क्लॉट। अच्छा जी, अगर लिखा है कि अगर हम एंटीकोगुलेंट नहीं डालते तो ब्लड जो है अगेन क्लॉटिंग कर देगा। और ये ब्लड क्लॉटिंग कौन करवा रही है? ब्लड के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है? तो ब्लड के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजेन, जो क्या कर रही है कि ब्लड को क्लॉटिंग करवाना दोबारा से स्टार्ट कर देती है। अगर हम फिब्रिनोजेन के अलावा बात करते हैं कि अगर ब्लड में से हम फिब्रिनोजेन निकाल देते हैं तो जो पीछे चीज़ रह जाती है वो होती है सीरम। अब ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, एक अगर आपको जो है शॉर्ट में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ सीरम, सीरम क्या है? तो अब अक्सर क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं प्लाज्मा और सीरम के दरमियान में। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हम तब बोलेंगे जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर अगर फिब्रिनोजेन यानी कि प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। लेकिन अगर प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजेन को निकाल लें तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको हम कहते हैं सीरम कहते हैं। जैसे कि आपको बताती हूँ, सीरम की डेफिनेशन है यहाँ पे कि प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजेन। ठीक है, कि प्लाज्मा जो है फिब्रिनोजेन के विदाउट जो है उसको हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। Stored blood in bags is also in form of plasma and cells. Before transfusion, it is warmed to body temperature and shaken. अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम ब्लड को हम स्टोर करते हैं बैग्स के अंदर, ठीक है, तो वो प्लाज्मा की फॉर्म में होता है। ठीक है, वो प्लाज्मा की फॉर्म में होता है, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो फिर उसको जो है वो दोबारा बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जिसको वार्म कर लिया जाता है और उसको शेक कर लिया जाता है। ठीक होगा, ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीरम के बारे में जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में बताना है कि 90% वाटर प्लस 7 to 8% प्रोटीन जो है वो मिलके बनाती है प्लाज्मा हमारी बॉडी यानी कि ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स में। इन वन डिलीवरी अबाउट 350 ml ब्लड इज़ लॉस्ट ऑन एन एवरेज। अच्छा जी, बात किया है कि अगर जैसे कि फीमेल्स के अंदर जो है वो डिलीवरी होती है, राइट, प्रेगनेंसी के रिजल्ट में जो डिलीवरी है उसके अंदर क्या होता है कि 350 ml जो है, ये इन्फॉर्मेशन है कि 350 ml ब्लड जो है वो एवरेज जो है वो लॉस हो जाता है। उसके बाद लिखा है कि प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और अब अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ब्लड के अंदर यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 प्रोटीन्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उन प्रोटीन्स के नेम मैं अगर आपको बताती हूँ तो वो लिखे होंगे यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू एडजस्ट द कैमरा। ओके, फिब्रिनोजेन की बात की है। अच्छा, बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में कि प्लाज्मा के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट 3 प्रोटीन्स होती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फिब्रिनोजेन, सेकंड वन इज़ एल्ब्यूमिन एंड थर्ड वन इज़ ग्लोबुलिन। इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो होती है फिब्रिनोजेन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिब्रिनोजेन के बारे में, क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो इसके रोल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिब्रिनोजेन it plays a role in blood clotting along with 19 other factors like tissue factor, prothrombin and vitamin K। ठीक है, हमने कहा कि फिब्रिनोजेन जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन इसके साथ साथ इसको कुछ अदर फैक्टर्स भी रिक्वायर होते हैं। वो 19 अदर फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को यहाँ बताया है कि टिश्यू फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन है और विटामिन के है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंटी सीरम के बारे में। मैंने आपको सीरम के बारे में बताया, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एंटी सीरम के बारे में। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टर्म्स हैं जो आपको हेमाटोलॉजी में जो है मालूम होना बहुत ज़रूरी होती है। एंटी सीरम क्या होता है कि प्रोड्यूस्ड इन सम अदर एनिमल्स। बेसिकली ये जो है एंटी सीरम जो है वो सीरम के अगेंस्ट काम करता है, तो इसको जो है वो कुछ एनिमल्स में जो है वो बनाया जाता है, कुछ एनिमल्स में प्रोड्यूस होता है। द टाइप ऑफ सीरम, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो लिखेंगे द टाइप ऑफ सीरम विच हैज़ टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन इज कॉल्ड एज एंटी सीरम। अब होता क्या है कि एंटी सीरम में क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो एंटीजन
स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट अगर हम बना लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये एंटी सीरम है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं सीरास की टाइप्स के बारे में। तो 3 बेसिकली टाइप्स होती हैं सीरा की। एक होता है एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी एंड एंटी सीरा डी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एंटी सीरा सी नहीं है, तो एंटी सीरा सी नहीं होता बल्कि एंटी सीरा डी होता है। बात करते हैं एंटी सीरा ए के बारे में। एंटी सीरा ए जो है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट एंटीजन ए की, अब बी की नहीं होगी। ठीक है। एंटी सीरा बी के अंदर क्या होता है कि एंटी सीरा बी में एंटी जो है बॉडी होती है अगेंस्ट एंटीजन बी के। अब इसके अंदर ए के अंदर जो है वो ए की होगी एंटीबॉडी, बी की नहीं होगी। बी के अंदर बी की होगी एंटीबॉडी, ए की नहीं होगी। और एंटी सीरा डी जो होती है उसके अंदर एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट आर एच एंटीजन की। ठीक है। अब एंटी सीरा डी जो था उसके अंदर ए और बी दोनों के अगेंस्ट नहीं होगी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी, बल्कि आर एच के अगेंस्ट होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं अब एंटीजन के बारे में कि एंटीजन एंटीजन होती क्या है। तो ये एक प्रोटीन है विच इनिशिएट्स अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट इट। ठीक है। एंटीजन होती क्या है कि ये जो है वो एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो है एक प्रोटीन जो है वो जो है प्रोटीन होती है, जो ये एक प्रोटीन होती है जो क्या करती है कि किसी भी एंटीबॉडी के अगेंस्ट जो है इसकी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो लिखा है कि ए ब्लड ग्रुप कैन मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट बी ब्लड ग्रुप। अब जैसे कि जो ए ब्लड ग्रुप जो है वो क्या करता है, जिन लोगों का ब्लड ए ग्रुप होगा वो जो है वो बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो वो होगी यहाँ पे यूनिवर्सल रिसेप्शन के रेसिपेंट के बारे में, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होते हैं वो हमारे पास ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है। डोनर जो है यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन से होंगे तो वो ओ नेगेटिव होंगे, यानी कि ए बी पॉजिटिव वाले जो लोग हैं दुनिया के अंदर बड़े ही खुश नसीब होते हैं, बड़े ही लकी होते हैं, बिकॉज वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। कहीं भी उनको कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई एमरजेंसी होगा तो उनको ब्लड दिया जा सकता है। लेकिन जो यूनिवर्सल डोनर यानी कि ओ नेगेटिव वाले हैं ये थोड़े से अनलकी हैं इस मामले में। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इनको हर कोई जो है वो ब्लड अपना जो है वो डोनेट नहीं कर सकता। इनके लिए ब्लड जो है वो एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू ए बी पॉजिटिव वालों के। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली जो है हर किसी को बात नहीं पता होता, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, लेकिन और भी माइनर ब्लड ग्रुप होते हैं जिसके बारे में मैं बताती हूँ कि आर एच ब्लड ग्रुप जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एम एन ब्लड ग्रुप भी होता है, एस टाइप भी होता है, बोम्बो फिनोटाइप भी है। लेकिन जो मेजर ब्लड ग्रुप है ए बी ओ जो है उसको हम डिस्कस करते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, उसके बाद ए बी है। ठीक है। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, उसके बाद जो है बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है। तो ये सारे ब्लड ग्रुप जो हैं वो ए बी ओ मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम में आ जाते हैं। बाकी जो जितने जो माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम है इनको हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने जी बात की आज के हेमाटोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी की कॉजेज़। ठीक है। कि आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के रिज़ल्ट में होता क्या है, तो अगर बेबी और मदर के अंदर जो है वो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है तो उसके रिज़ल्ट में एबॉर्शन हो जाता है या फिर सीवियर जॉन्डिस हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि जितने भी नेक्स्ट बेबी होते हैं, इनकमिंग बेबीज़ होंगे उस प्रेग्नेंट लेडी के, यानी कि उसके बाद जितने भी उसकी वो बर्थ देगी तो वो जो है उनकी बेबीज़ की जो लाइफ होगी वो रिस्क पर होगी, क्योंकि आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। ठीक है। आप अगर आपको इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको एक जो है स्पेशल वीडियो बनाऊंगी इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, जिसके अंदर हम फुल डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। और यकीन जाने कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हेमाटोलॉजी का वो आर एच इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि बॉम्बे फिनोटाइप जिसमें डिस्कस होगी वो सारा टॉपिक है। ठीक है। वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वो है डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। और एंटी सीरा की एग्जांपल्स यहाँ पे जो है वो दी थी दो, तो वो है ATS और ASV। ATS जो है स्टैंड्स फॉर एंटी टेटनस सीरम और ASV स्टैंड्स फॉर एंटी स्नेक विनोम। ये बेसिकली क्या होते हैं कि एंटी सीरा होते हैं कि आपको जो है जैसे कोई सांप काट जाता है, ठीक है, या फिर आपको गिर के चोट लगी है तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो स्नेक विनोम लगाया जाता है। तो ये वो जो है एंटी सीरा की एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। ये हमने जो है बात की थी आज हेमाटोलॉजी के इंट्रो के बारे में। ठीक है। कुछ इंट्रो जो है हम उसको डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।